आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन पे, यानी कि जनरल स्टडीज़ पे। हम लोग जानते हैं कि भारत में जो भी सरकारी कंपटीशन का तैयारी होता है और एग्ज़ाम होता है तो उसमें सामान्य अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे कि हम लोग आज का टॉपिक बनाए हैं जनरल स्टडीज़, तो इस शब्द पे गौर करिएगा। जनरल यानी कि सामान्य, लेकिन सच्चाई ये है परीक्षा की कि एग्ज़ाम में कुछ भी जनरल पूछा नहीं जाता है। यदि एग्ज़ाम में जनरल पूछ लिया जाए, जनरल जीके पूछ लिया जाए, तो फिर सरकारी नौकरी सभी को मिल जाएगी। हम लोग जानते हैं कि अभी की जो परिस्थिति है उसमें सरकारी नौकरी प्राप्त करना भगवान को प्राप्त करने के बराबर है। तो फिर भगवान को इतने आसानी से प्राप्त किया नहीं जा सकता है। तो लिखा हुआ जरूर है सामान्य अध्ययन, लेकिन इसमें सामान्य चीज़ें दूसरे अर्थात यूनिक तरीके से पूछी जाती है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरे सामान्य अध्ययन पे। सामान्य अध्ययन में किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है, कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आने वाले समय में बिहार में जो बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसके बाद 68 बीपीएससी जो होगा, उसके संबंध में ये पूरा जनरल स्टडीज़ का ये सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास जनरल स्टडीज़ का शुरू करेंगे और 16 मई से इसको हम लोग ऑफलाइन में लेके जाएंगे। तो आते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन पे। सामान्य अध्ययन का सिलेबस। यदि आप बिहार सचिवालय एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं या भारत का कोई भी सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें सिलेबस एक ही होता है। बस जैसा परीक्षा होता है वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सिलेबस में एक सब्जेक्ट होता है सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। तो इतिहास किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी सरकारी परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्नों को लेकर आता है। तो पहले हम लोग इतिहास पे एक वृहद चर्चा करते हैं। जैसे कि सिलेबस का पहला पार्ट हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 टॉपिक है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है, यानी कि इतिहास में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पूछे जाते हैं। अब इसमें भी एक स्ट्रैटेजी होता है कि परीक्षा में यदि सबसे अधिक इतिहास जो पूछा जाता है वो आधुनिक भारत से अर्थात मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। यदि मान लिया जाए कि किसी एग्ज़ाम में 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री के, तो 30 में से 20 प्रश्न आपको मॉडर्न इंडिया से पूछे ही जाएंगे, यानी कि लगभग 70% जो सिलेबस है वो मॉडर्न इंडिया से संबंधित होगा। अब हम लोग बात करते हैं एंशिएंट की। तो हिस्ट्री में जो एक टॉपिक है एंशिएंट, इसमें मौर्य हिस्ट्री, गुप्ता हिस्ट्री, हड़प्पा और वैदिक, इन सभी विषयों के विषय में आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी कि एंशिएंट में इन सभी टॉपिक्स को आपको तैयार करने होंगे। तो एक एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। मेडिवल से हम लोग देखते हैं इसमें अगर आप देखिएगा एग्ज़ाम में तो काफ़ी कम प्रश्न रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इतिहास का स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हम लोग को आधुनिक भारत में फोकस करना है,
उसके बाद प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री पे फोकस करना है, और सबसे कम फोकस हम लोग को मेडिवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत पे हम लोग को करना है। तीसरा जो मॉडर्न इंडिया है वो 1707 से 1964 तक का पूछा जाता है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण होता है 1857 से 1947। ये जो लगभग 90 साल का इतिहास है, आप देखिएगा कि परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो यदि कोई भी परीक्षा जैसे निकट भविष्य में अभी 67 बीपीएससी की है और आपको हिस्ट्री का प्रिपरेशन करना है, तो आप यदि इस 90 साल के इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे अधिक क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इस 90 साल में कम से कम 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बात हो गया पूरा मॉडर्न का। अब इसमें पढ़ना क्या है? अगर आप न्यू कमर्स हैं और आपके पास यदि समय है तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट के लिए 6 से 12 तक का एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए। उसमें भी एक न्यू एनसीईआरटी है और एक ओल्ड एनसीईआरटी है। अगर आप ये न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों को यदि आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो विश्वास करिए बहुत ज़्यादा कोई गाइड जो हम लोग लूसेंट या क्राउन पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, उसको पढ़ने की वैसी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास कम से कम 2 वर्ष अभी शेष है किसी भी तरह का परीक्षा देने के लिए। और अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आपको तैयार करना है, मेंस को भी ध्यान में रखना है, इंटरव्यू को भी ध्यान में रखना है, अगर आपका ख्वाब यूपीएससी तक जाना है तो आपको ये 6 से 12 तक पढ़ना होगा। अगर आपको बिहार सचिवालय देना है तो आपको आधुनिक भारत पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की। यानी कि भूगोल। अगर आप बीपीएससी के पीटी को देखिएगा या फिर बिहार सचिवालय को देखिएगा या यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो प्रारंभिक परीक्षा में ज्योग्राफी पूछा जाता है उसको देखिएगा, तो इसका भी एक एवरेज वेटेज होता है। बीपीएससी में लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको ज्योग्राफी में मिलेंगे। ज्योग्राफी का भी 3 पार्ट होता है, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक रीजनल। रीजनल मतलब ये है यदि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बिहार का भूगोल पता होना चाहिए। यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का भूगोल पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इंडिया, वर्ल्ड और रीजनल, इन तीनों का अध्ययन ज्योग्राफी में करना होगा। और इसमें फिर से बुक वही है, एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू यदि आप 6 से 12 पढ़ते हैं तो आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और साथ में आपको भूगोल में मानचित्रों के माध्यम से पढ़ना होगा। यदि किसी भी सरकारी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मानचित्र के बिना यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी जो तैयारी होगी वो अधूरी मानी जाएगी। अब जैसे ज्योग्राफी है तो इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होगा, आपको फिर फिजिकल पढ़ना होगा, यानी कि भौतिक भूगोल पढ़ना होगा। आपको इंडिया का जो भौतिक भूगोल है यानी कि फिजिकल इंडिया जो है, जिसमें हम लोग को जानना है कि चट्टान कितने प्रकार के भारत में पाए जाते हैं, यहाँ का सॉइल कैसा है, उत्तर में किस प्रकार भारत दिखता है, दक्षिण में किस प्रकार भारत दिखता है, इसकी बाउंड्रीज वगैरह हम लोग को ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगी। साथ में आपको आर्थिक भूगोल पढ़ना है। आर्थिक भूगोल में आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, आपको इंडस्ट्री पढ़ना है, आपको सर्विस सेक्टर भी पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि किस जैसे कि चावल है तो इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है,
आपको ये जानना है कि गेहूं का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको आर्थिक भूगोल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको मानव के विषय में पढ़ना होगा। आपको जानना होगा कि भारत में कितनी प्रकार के ट्राइबल निवास करते हैं। आपको ये जानना होगा कि जो भारत में जो पॉपुलेशन है उसमें कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, कितनी प्रकार के स्पेसीज यहाँ रहते हैं। साथ में आपको पॉपुलेशन के विषय में जानना है कि कहाँ सबसे अधिक पॉपुलेशन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आप जनघनत्व की बात करिए, एरिया डेंसिटी की बात करिए, तो हमारा बिहार जनघनत्व के मामले में सबसे अधिक है पूरे भारत में। तो आपको ये जानना होगा कि सबसे कम जनघनत्व पूरे भारत में कहाँ है, तो आप इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में जानने को मिलेगा। तो इसी तरह फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम लोग को पूरा वर्ल्ड के विषय में जानना है, विशेष रूप से मानचित्रों के माध्यम से। तो मेरा मेन फोकस यहाँ पे ये है, यदि आप 6 से 12 पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो आपको किसी भी प्रकार के गाइड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं, तीसरा है पॉलिटी। इसमें हम लोग को संविधान पढ़ना है। विशेष रूप से संविधान पे हम लोग को फोकस रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस एक बुक है और उस बुक का नाम है लक्ष्मीकांत। अगर आप इस लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ते हैं तो पीटी और मेंस की पूरी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को देखिएगा तो जैसा एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मिलेगा वैसा एनसीईआरटी आपको पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो ओल्ड सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस का बुक है वो काफ़ी कारगर है। तो यहाँ पे यदि आप न्यू एनसीईआरटी के जगह पे ओल्ड एनसीईआरटी लेते हैं 6 से 12 तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद चौथा हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी कि अर्थव्यवस्था। यहां पे एग्जाम में हम लोग को अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, वो एक थ्योरी वाला पेपर हो गया। और यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था, यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ें। तो अर्थव्यवस्था भी एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हम लोग को बजट, सर्वे, इन सभी चीज़ों पे विशेष फोकस रखना पड़ता है। और यहाँ पे ये देखना है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो करेंट इकोनॉमी है उस पे मेन फोकस एग्ज़ाम में होता है। तो आप देखिए कि लगभग 10 प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। आपको एक कंसेप्ट होना चाहिए इकोनॉमी का। 9 से 12 तक का बुक यदि आप एनसीईआरटी का पढ़ते हैं और उसके बाद एक प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक होता है यदि आप उसे पढ़ लेते हैं तो फिर आपको इकोनॉमी में परेशानी नहीं होने वाली है। और इसमें आपको कंसेप्ट जानने के बाद करेंट पर ध्यान रखना आवश्यक है, यानी कि करेंट से संबंधित जो चीज़ें हैं वही आपको इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। इकोनॉमी के बाद एक पोर्शन आता है जनरल साइंस, और इसी में अगर थोड़ा सा जोड़ लेते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपसे पूछा जाएगा। और बायोलॉजी में भी जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो मनुष्य से संबंधित जो बायोलॉजी है, जैसे मनुष्य को बीमारियां कितनी प्रकार की होती हैं, कोई बीमारी है तो कैसे होता है, जब मानव का जो शरीर है
उसमें जो अंग है उससे संबंधित आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आपको विशेष फोकस बायोलॉजी पे रखना है, केमिस्ट्री काफ़ी कम पूछा जाता है और फिजिक्स से थोड़ा बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 चीज़ों से आप देखिएगा तो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग 20 मार्क्स के। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी 1, 2, 3 प्रश्न आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिले, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी के विषय में आपसे पूछा जा सकता है, इसरो जो काम करता है अक्सर पेपर में आता है, तो इसरो का जो काम है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो चीज़ें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछी जाएंगी। तो ये हो गया साइंस। अब इसमें बस 2 बुक पढ़ना है, एक 9th और 10th का NCERT आपको पढ़ लेना है, उसके बाद एक गाइड बुक है लूसेंट का। लूसेंट का जो साइंस का स्पेशल जो लूसेंट निकालता है वो आप पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने का साइंस में आवश्यक नहीं है। साइंस के बाद एक है करंट अफेयर्स। ये आजकल के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यदि आप करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करते हैं तो विश्वास करिए कि एग्जाम आपसे निकलने वाला नहीं है। अगर आप बीपीएससी पीटी का देखिएगा तो लगभग 35 प्लस प्रश्न इंक्लूडिंग इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स होता है, अगर आप उसको जोड़ देते हैं तो 35 से 40 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स का पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया करंट अफेयर्स। इसमें यदि आप एग्जाम से 12 मंथ पहले तक का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेते हैं और साथ में अगर हम बीपीएससी का बात करें तो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। लेकिन यदि आप यूपीएससी को ध्यान में रखते हैं तो स्पीडी जैसी जो बीपीएससी और बिहार एसएससी वाली जो बुक है वो यूपीएससी में कारगर नहीं होगी, उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से जो 12 महीने का प्रतियोगिता दर्पण है आपको इस पे फोकस करना है। उसके बाद एक टॉपिक बिहार सचिवालय या बीपीएससी में बचता है, वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, इसमें एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, आप केवल उसको पढ़िए। और एक है इम्तियाज सर की ऑब्जेक्टिव बुक। अगर आप उतना पढ़ते हैं तो बिहार स्पेशल की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये तो रहा सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग को समान अध्ययन में पढ़ना होता है। तो एक बार हम लोग इसका रिकैप कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आप मान के चलिए बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हैं या किसी भी एग्जाम को ध्यान में रखते हैं तो सबसे अधिक प्रश्न आपको हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो बीपीएससी पीटी में समझिए कि 30 प्लस प्रश्न आपको हिस्ट्री का रहेगा, जिसमें कि बिहार हिस्ट्री भी इंक्लूडेड होगा। यदि हम इसको अभी हटा भी देते हैं तो 30 प्रश्न आपको हिस्ट्री से रहेंगे। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जनरल साइंस, इससे 20 प्रश्न रहेंगे। तीसरे नंबर पे है करंट अफेयर्स, इससे 30 प्रश्न मिलेंगे आपको। चौथे नंबर पे है ज्योग्राफी, 10 प्रश्न। पांचवें नंबर पे है पॉलिटी, इससे भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये 5 हो गया, हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी। यदि आप 67 बीपीएससी दे रहे हैं
और इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, यदि आप इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, तो आप देखिएगा कि 30 नंबर यहाँ, 20 नंबर यहाँ, 50 और 30 80, लगभग आधे क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 सब्जेक्ट से बन जाएंगे। तो 10-15 दिन में भी इसकी तैयारी हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5वें नंबर पे इकोनॉमी, 10 नंबर आप इसमें मान सकते हैं। एक महत्वपूर्ण हो गया बिहार स्पेशल, इससे 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे अनुसार है मैथ, और थोड़ा सा इसमें रीजनिंग भी रहता है जो 10 नंबर का होता है। यदि आप एग्जाम में देखते हैं कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है, पहले 90-95 पे बीपीएससी का पीटी निकल जाया करता था, लेकिन पिछले बार जो 66 बीपीएससी 27 दिसंबर को हुई थी, उसमें हम लोगों ने देखा कि जनरल स्टूडेंट जो थे उनको 108 नंबर पे हुआ है। तो पहले लोगों का स्ट्रेटजी होता था कि ये मैथ को लोग छोड़ देते थे, लेकिन विश्वास करिए यदि अब आप मैथ को छोड़ते हैं तो बहुत संभावना है जनरल स्टूडेंट का नहीं होने वाला है। और मैथ जो होता है बीपीएससी में काफ़ी आसान पूछा जाता है। पहले 12th का भी मैथ पूछ लिया जाता था, लेकिन अब 12th का मैथ नहीं पूछा जाता। तो देखिए तो पानी का होगा, तो आप मैथ पे फोकस करिए, उसको भी एक सब्जेक्ट मान के चलिए। हिस्ट्री में जितना फोकस करते हैं उतना तो नहीं, लेकिन 50% आप मैथ को लेके आपको चलना ही होगा। और 10 में से आपको 8 नंबर स्कोर करना होगा, और उसको स्कोर करने के लिए आपको कम से कम 6 से 10 तक का मैथ आपको आना चाहिए। तो अब मैथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप बीपीएससी में देखिएगा तो 10 नंबर का मैथ रहता है। तो मैथ में अगर आपको 6 से 10th तक, मैथ में यदि आपको 6 से 10 तक का मैथ आ रहा है तो फिर आपको ज़्यादा इसके लिए वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। यदि 6 से 10 तक का मैथ नहीं आ रहा है तो फिर आपको इस पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि इसके लिए RS अग्रवाल का बुक आता है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मैथ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और यदि भविष्य में कोई भी हमारे संस्थान से जुड़ेंगे तो हमारे संस्थान में अलग से जो SSC स्पेशल की जो तैयारी होती है, तो उसमें जो सर हैं कुंदन सर, जो खुद SSC क्वालिफाइड हैं, वो आपका मैथ्स में बीपीएससी का अलग से 30-35 क्लास आपको ले लेंगे। और विश्वास करिए कि 10 में 8-9 क्वेश्चन उनके जो मटेरियल रहेंगे उनसे आ ही जाएंगे। तो मैथ को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये एक पूरा स्ट्रैटेजी है। साथ में ये जैसे यूपीएससी का सीसैट होता है, या उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा, मध्य प्रदेश में जाइएगा, तो वहाँ भी सीसैट एक पेपर होता है, और सीसैट पेपर में मैथ और रीजनिंग काफ़ी बड़े मात्रा में आपसे पूछी जाएंगी। यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं और आपको मैथ और रीजनिंग नहीं आता है तो प्रारंभिक परीक्षा आपसे निकलने वाला नहीं है। अब प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलेगा तो मेंस आप दे नहीं पाइएगा। तो इसलिए मेरा मानिए, मैंने खुद बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है 4 से 5 बार मैं निकाल चुका हूँ। 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू में गया हूँ, 64 और 63 में। तो मेरा ये अपना पर्सनल अनुभव है। या फिर जो आप वैसे लोग जो मेंस का एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, यदि आप उनसे बात करिएगा तो वो लोग भी यही बोलेंगे कि मैथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मैथ में के बाद यदि आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में आपको 72 नंबर्स का फिर से स्टैटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा।
और स्टैटिक्स को जानने के लिए आपको परसेंटेज के बारे में, आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में और आपको एवरेज के बारे में, इन 3 मैथ सब्जेक्ट को जानना आवश्यक होगा। इसलिए अगर आप 68 को टारगेट करते हैं, आप बिहार सचिवालय को टारगेट करते हैं, इसमें तो मैथ और रीजनिंग बहुत बड़े मात्रा में पूछता है, तो आपको मैथ को साथ में लेके चलना चाहिए, तब जाके आपका जो एग्ज़ाम है आने वाले समय में निकलेगा। तो मैथ में मेरा विशेष फोकस है। तो ये रहा एक संपूर्ण सिलेबस समान अध्ययन का। इसलिए समान अध्ययन को समान अध्ययन मान के नहीं चलिए, ये एक यूनिक अध्ययन है। जो साधारण प्रश्न आप पढ़ते हैं, जो आप 10th में पढ़े हैं, उसको एक अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपके पास NCERT का कंसेप्ट है, साथ में आपके पास मैथ रीजनिंग का नॉलेज है, तो BPSC प्रारंभिक परीक्षा बिहार सचिवालय निकलना काफ़ी आपके लिए आसान होगा, और नहीं है तो थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करना होगा। तो ये रहा सिलेबस। अब हम लोग अगले वीडियो में आज BPSC 68 को ध्यान में रखते हुए और बिहार सचिवालय को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। ज्योग्राफी से हम लोग इसे शुरू करेंगे और 16 मई से पूरे ताकत के साथ हम लोग का ऑफलाइन बैच भी आएगा। और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम हम लोग का जो चैनल है द ज्ञान सिविल सर्विसेज, इसका एप्लीकेशन बनने वाला है, वहाँ पे भी जाके आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने BPSC और बिहार सचिवालय के सिलेबस के विषय में डिस्कस किया था, जाना था कि किन किन सब्जेक्ट से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से 68 BPSC PT को ध्यान में रखते हुए और अपकमिंग बिहार सचिवालय को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग का ये ऑनलाइन बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, आने वाले समय में ये ऑनलाइन बैच हम लोग के एप्लीकेशन पे जाएगा। और यही बैच आपको 16 मई से ऑफलाइन भी मिलेगा फुलवारी शरीफ अनीशाबाद में, दोनों ब्रांचेज में। तो आज हम लोग जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, भूगोल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 2-3 टॉपिक को पढ़ के देखेंगे कि भूगोल में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। तो हम लोग भूगोल में सबसे पहले जो जनरल ज्योग्राफी है उसको जानेंगे, और जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं यदि आप भूगोल में उसे नहीं पढ़ते हैं तो हर जगह पे जब वो चीज़ें आएंगी तो आपको काफ़ी समस्या होगी। तो आइए चलते हैं, पहले उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी है वो लगभग गोलाकार है, पूरी तरह वो गोलाकार नहीं है। अपने वो पोल पे अर्थात नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे थोड़ी सी चपटी है, उसे पूरी तरह से गोलाकार नहीं माना जाता है। तो माना जाता है कि जो पृथ्वी है लगभग गोलाकार है। ये हम लोग देख लिए, ये पूरी पृथ्वी है, अर्थ है। इस पृथ्वी को बीच ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को बीच से एक रेखा बीचों बीच बांटती है, बाइसेक्ट करती है। ये एक रेखा ऐसी नहीं है जो दिख रही है, आप ये मत समझिए कि एक रेखा है, एक लाइन है जो अर्थ को बीचों बीच इक्वली बाइसेक्ट करती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। ज्योग्राफर्स ने इसे अध्ययन के सुविधा के लिए, स्टडी को ध्यान में रखते हुए माना है कि ये एक काल्पनिक रेखा है। तो आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, अर्थ है, इसे बीचों बीच एक रेखा बांटती है। इस रेखा को, इस लाइन को हम लोग 0 डिग्री मान के चलते हैं।
कोई भी चीज़ होती है वो प्रारंभ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होगी या फिर वो 0 से स्टार्ट होगी। हम लोग मैथ में होल नंबर भी पढ़ते हैं, जिसमें यदि 0 नहीं ऐड है तो वो होल नंबर होता नहीं है। तो 0 का भी एक अपना महत्व है। तो यहाँ एक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। इसे ही हम लोग एक शब्द में इक्वेटर भी बोलते हैं। हिंदी में इसे हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि के बीचों बीच है, इसलिए इसे हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये ध्यान रखना है। हम लोग जानते हैं कि ये जैसे कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इस 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, यानी कि पृथ्वी को 2 दिशाओं में ये 0 डिग्री बांटती भी है। तो नॉर्थ में बांट दी और साउथ में बांट दी। तो ये पृथ्वी पूरा है, तो आधा पृथ्वी को हम लोग कहते हैं गोलार्ध, हिंदी में कहते हैं गोलार्ध, इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फेयर। तो ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हो गया साउथ हेमिस्फेयर। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि पूरा नहीं आधा, आधा को हम लोग कहते हैं गोलार्ध। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखा जो थी, इमेजिनरी लाइन थी, इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर और इसके जो नीचे हुआ साउथ हेमिस्फेयर हुआ। ये पहले हम लोग समझ गए। ये जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे है 90 डिग्री साउथ। ये 2 पोल है, 2 ध्रुव है, पृथ्वी के 2 ध्रुव है, एक 90 डिग्री नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ और एक नीचे 90 डिग्री साउथ। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 0 डिग्री है इसे हम लोग अक्षांश बोलते हैं हिंदी में, और इसे ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे नॉर्थ हेमिस्फेयर में तो अक्षांश बढ़ता जाएगा और नीचे में भी अक्षांश है। तो यहाँ पे एक 0 डिग्री अक्षांश है, तो यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये 5 डिग्री अक्षांश हो गया। अब ये भी एक अक्षांश यानी लैटिट्यूड है, तो ये इसको आप मान सकते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। तो यदि 5 डिग्री ये अक्षांश है तो इसके नीचे का जो अक्षांश है ये 1 डिग्री अक्षांश है, लेकिन साउथ में यानी कि साउथ हेमिस्फेयर का 1 डिग्री अक्षांश हुआ, तो इसमें 5 डिग्री भी अक्षांश होगा, इसमें 10 डिग्री भी अक्षांश होगा। अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे तो 20 डिग्री भी अक्षांश होगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये 90 डिग्री अक्षांश तक जाता है और यहाँ भी बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री लैटिट्यूड तक जाता है। यानी कि 0 डिग्री को छोड़ दें तो यहाँ पे इमेजिनरी 90 लाइन है ऊपर और इमेजिनरी 90 लाइन है नीचे। इस प्रकार अगर हम लोग पृथ्वी में देखें तो 181 अक्षांश हम लोगों को मिलेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सामने है, ये चारों तरफ से ऐसे घूम के आता है। अगर ऐसे 0 डिग्री गया तो ऐसे जाके घूमेगा। तो एक बार फिर से हम लोग पृथ्वी का ये नक्शा बनाते हैं। 0 डिग्री हम लोग जान लिए, यहाँ पे 90 डिग्री था ये जान लिए, यहाँ पे 90 डिग्री था हम लोग ये जान लिए।
अब यहाँ पे एक और इमेजिनरी लाइन है, एक इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है लगभग 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर पे, और यहाँ पे भी है एक 23.5 साउथ पे। दोनों एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, लेकिन इंपॉर्टेंस है इसका। इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा, मकर रेखा, यानी कि कर्क भी एक राशि है, मकर भी एक राशि है। उसी तरह का ये इमेजिनरी लाइन है। 0 डिग्री से यदि आप लगभग 23 अक्षांश नीचे आते हैं और 0 डिग्री से 23 अक्षांश यदि आप ऊपर आते हैं तो आपको एक कर्क रेखा मिलता है और एक आपको मकर रेखा मिलता है, और इसका भूगोल में काफ़ी महत्व होता है। तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसका हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इंपॉर्टेंस है क्या। ये 0 डिग्री है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये 23.5 पे है, ये भी 23.5 पे है। अब ये जो है ये एक 0 डिग्री, इसके ऊपर लगभग इसके ऊपर 23 अक्षांश है, इसके नीचे 23 अक्षांश है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो मान लिया जाए कि ये एक पृथ्वी है, तो यहाँ पे आप मानिए कि एक सन है और इससे रोशनी आ रही है। अब इसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ये है कि सूरज की जो ऊर्जा है, सूरज का जो प्रकाश है, वो सबसे अधिक इसी बीच में पड़ता है। ये जो लाइन है, ये जो एरिया है, इस एरिया में सबसे अधिक सूरज का प्रकाश पड़ता है। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पृथ्वी है, उसके बीच में सबसे अधिक सूरज का प्रकाश पड़ता है। यानी सन का जो रे है, सन की जो ऊर्जा है, गर्मी है, सबसे अधिक इसी एरिया में पड़ेगी। यानी कि 0 डिग्री से ऊपर 23 डिग्री मान लीजिए, अभी हाफ डिग्री को छोड़ देते हैं, और 0 डिग्री से नीचे 23, यानी कि ये जो 46 लाइन्स है, 46 आपको जो लैटिट्यूड है, इसके बीच में ही सूरज की सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति, अर्थात आप कह सकते हैं यदि यहाँ पे आप रहते हैं तो साल भर में सबसे अधिक आपको गर्मी आपको इन्हीं एरियाज में महसूस होगी। इसके बीच में जो भी देश होंगे वो गर्म प्रदेश माने जाते हैं। यानी कि इस 0 डिग्री पे यदि कोई देश है, जैसे कि एक देश है इक्वाडोर, वो एग्जैक्टली 0 डिग्री पे है, तो वहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। चिली, वो भी 0 डिग्री के आसपास है। ब्राज़ील, वो भी 0 डिग्री के आसपास है। तो जो भी देश 0 डिग्री पे लाई करेगा, वहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाते हैं, गर्मी तो महसूस होगी, लेकिन एज कंपेयर टू 0 डिग्री आपको गर्मी कम महसूस होगी। इसलिए हम लोग को जानना है कि पृथ्वी पे सबसे अधिक ऊष्मा 0 डिग्री पे पड़ती है, और 0 डिग्री से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, गर्मी तो महसूस होगी, लेकिन जब हम लोग 0 डिग्री से कंपेयर करेंगे तो गर्मी की मात्रा घटती जाएगी। और ये घटते घटते
जब हम लोग 90 डिग्री पे आते हैं तो गर्मी सबसे कम महसूस होगी। 90 डिग्री पे आएंगे तो गर्मी हम लोग को सबसे कम महसूस होती है। यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी है, उसमें भी सबसे अधिक गर्मी 0 डिग्री पे है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे, गर्मी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो बिहार भी जो है कर्क रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर है। बिहार के जो गया में देखिएगा वो सबसे क्लोज पड़ता है कर्क रेखा के। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे अधिक गर्मी आजकल गया में पड़ रही है। तो यहाँ तक गर्मी सबसे अधिक होती है और उसके बाद जो है गर्मी कम पड़नी लगती है। तो यही इंपॉर्टेंस है कर्क रेखा का और यही इंपॉर्टेंस है मकर रेखा का। अब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। मान लिया जाए कि ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और यदि आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो मान लिया जाए कि यहाँ पे भारत है और यहाँ पे कर्क रेखा क्रॉस कर रही है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? क्या बोल रहा? तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये भारत है और यहां से कर्क रेखा क्रॉस कर रही है, तो आपका उत्तर होगा 8 स्टेट्स। 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे आप एटलस को देखिएगा तो आपको ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे है गुजरात, एक स्टेट आपको मिलेगा गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, उसके बाद तीसरा आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, चौथा आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, पांचवा आपको झारखंड मिलेगा, झारखंड के बाद आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा और 1 2 3 4 5 6 सातवां आपको त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ये 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर परीक्षा में देखने को कर्क रेखा से मिलेंगे ही मिलेंगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो आप देखिए कि 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और ये जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, आप देखिए कि गुजरात से वेस्ट से अगर आप शुरू करिएगा तो गुजरात से गुजरती हुई महसूस होगी, दिखेगी राजस्थान से, राजस्थान के बगल में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से ही बना हुआ एक स्टेट है छत्तीसगढ़, उससे गुजरेगी और बिहार थोड़े सा से ही बच जाता है कर्क रेखा से। बिहार लगभग 24.5 डिग्री अक्षांश पर है, तो 1 डिग्री के अंतर से यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। लेकिन कभी झारखंड जो बिहार का हिस्सा था तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती थी। तो ये झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल से जो कर्क रेखा है बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा और फिर मिजोरम होते हुए फिर म्यांमार के रास्ते आगे बढ़ जाती है। तो ये 8 ऐसे स्टेट्स हैं भारत के जहां से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार हम लोग पृथ्वी का मानचित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग अक्षांश के बारे में जान गए, ये जान गए कि यहाँ पे 90 डिग्री
नॉर्थ पोल है, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ पोल है, और पश्चिम से जो पूरब लाइन जाती है उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। इस तरह से जो लाइन जाती है उसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। सभी लाइन 0 डिग्री से जाके मिलती है, ये ध्यान रखना है कि सभी लाइन 0 डिग्री से जाके मिलती है, और ये पृथ्वी के चारों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो 0 डिग्री प्लस 90 ऊपर और 0 डिग्री प्लस 90 नीचे अक्षांश कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे देशांतर के बारे में, यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम लोग देखेंगे। तो ये पृथ्वी है, ये तो हम लोग देख लिए कि 0 डिग्री है। तो पृथ्वी को बीच से एक लाइन क्रॉस करती है, एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है, जिसे हम लोग 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड कहते हैं हिंदी में। इसे ही हम लोग देशांतर कहते हैं। इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड या लॉन्जिट्यूड, और हिंदी में उसे हम लोग देशांतर कहते हैं, जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण बांटती है। और यहाँ पे भी एक 0 डिग्री आता है, और ये जो 0 डिग्री है लंदन के पास माना जाता है। लंदन में एक लेबोरेटरी है, ग्रीनविच लेबोरेटरी, वहीं से 0 डिग्री आगे बढ़ती है, और वहाँ उसी को माना जाता है कि ये पहला देशांतर है। और अब हम लोग देखते हैं कि देशांतर का इम्पोर्टेंस होता क्या है। यहाँ पे अब हम लोग अक्षांश को भूल जाएंगे, केवल देशांतर के विषय में देखेंगे। तो हम लोग जाने कि यहाँ पे एक 0 डिग्री देशांतर है, जो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में लैटिट्यूड के बारे में देखें कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में वो भी बांटती है, लेकिन उत्तर और दक्षिण। और ये जो देशांतर है ये पृथ्वी को पूरब और पश्चिम यानी कि ईस्ट और वेस्ट में बांटती है। और यहाँ पे जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर जो है ये लंदन के पास है, ग्रीनविच में। तो इसके इधर ईस्ट है और इसके इधर वेस्ट है। इसका अब देशांतर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि हम लोग अक्षांश में जान गए कि अगर आप हाई लैटिट्यूड पे हैं तो आप ठंडे प्रदेशों में रहिएगा, आप लो लैटिट्यूड में हैं तो आप गर्म प्रदेशों में रहिएगा। यानी कि जो गर्मी की जो मात्रा है वो लैटिट्यूड से निर्धारित होती है। तो लॉन्गिट्यूड से क्या निर्धारित होता है, लॉन्गिट्यूड से टाइम निर्धारित होता है। जैसे कि ये एक पूरा पृथ्वी है और यहाँ पे एक 0 डिग्री है, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच लंदन बसा हुआ है। तो लंदन के जो वेस्ट में है वो पश्चिमी देशांतर है, यानी कि वो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। यानी कि हम लोग जो है, भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर बोले तो पूरा मतलब ईस्ट, देशांतर मतलब कि लॉन्गिट्यूड। तो जैसे कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड से हम लोग जानते हैं कि कितनी गर्मी हमें मिलेगी सामान्य शब्दों में। तो लॉन्गिट्यूड क्या बताता है, लॉन्गिट्यूड बताता है आपका समय, कि अभी आपके यहाँ कितना बज रहा हो। यदि आप लंदन में हैं और आपको लॉन्गिट्यूड के विषय में पता है तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अमुक देश में कितना समय हो रहा होगा। तो लॉन्गिट्यूड से हम लोग कैसे जानेंगे, तो ये एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पे ये भी एक लॉन्गिट्यूड होगा, ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो 2 लॉन्गिट्यूड है, ये 1 लॉन्गिट्यूड है, ये 1 लॉन्गिट्यूड है।
इन दोनों के बीच में 4 मिनट का यानी 4 मिनट का फासला होता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ए, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और कोई व्यक्ति है जिसका नाम है बी, वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है। तो अगर 0 डिग्री में 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री में 12:04 होंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का फासला होता है, और इसी फॉर्मूला से आप टाइम जोन निकाल सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है टाइम जोन का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइम जोन कैसे निकलता है। ये यूपीएससी का एक काफ़ी पसंदीदा सवाल होता है, और अक्सर यूपीएससी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो टाइम जोन जानने के लिए ये ध्यान रखना है कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। अब एक बार फिर हम लोग इसे समझते हैं, यानी कि 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ये ध्यान में रखना बिल्कुल जरूरी है कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ये एक लॉन्गिट्यूड है, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। हम लोग बात किए थे कि ए जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और बी जो है वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। अगर यहाँ पे 12:05 हो रहे हैं तो यहाँ पे बी के पास कितना बचेगा? तो हम लोग जानते हैं कि 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का फासला होता है। तो 12:05 हो रहे हैं तो इसी 5 में 4 मिनट ऐड हो जाएगा, यानी कि बी जो है 12:09 पर होगा। यदि 12:05 पे 0 डिग्री में यदि कोई ए है, यानी मान लीजिए मैं ही 12:05 पे हूँ और दूसरा कोई व्यक्ति जो है 1 डिग्री देशांतर पे है, तो वो 12:09 में होगा, क्योंकि 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का फासला होता है। अब हम लोग को एक चीज ये जानना है कि जैसे कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है लंदन के पास, तो यदि आप इधर की ओर गए, यानी कि लंदन से ईस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम प्लस होता है, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप लंदन से ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, पूरब की ओर बढ़, जैसे भारत पूरब में है, तो यदि आप लंदन से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो लंदन में जो समय होगा उससे आपका समय प्लस होगा, और यदि आप लंदन से पीछे की ओर जाइएगा, यानी कि वेस्ट की ओर जाइएगा, तो आपका समय माइनस होता जाएगा, यानी कि उसमें से टाइम घटेगा। ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। यदि आप टुवर्ड्स ईस्ट जाते हैं तो टाइम प्लस होगा, समय जुड़ता जाएगा लंदन से। अगर आप टुवर्ड्स वेस्ट जाते हैं तो टाइम आपका माइनस होगा लंदन से, ये ध्यान रखना है। अगर ये लंदन है, यहाँ से हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समय बढ़ता जाएगा। पूरब में, पूरे ईस्ट में समय बढ़ेगा और वेस्ट में समय घटता जाएगा, यानी कि लंदन के अनुपात में समय यहाँ माइनस होगा। टाइम जोन में यही जानना है कि देशांतर यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री से हम लोग टाइम का निर्धारण करते हैं। लंदन 0 डिग्री पे, 0 डिग्री देशांतर पे है। लंदन के ईस्ट से में हम लोग जाएंगे तो लंदन के अनुपात में समय बढ़ता जाएगा। लंदन से पीछे जाएंगे तो समय हम लोग का घटता जाएगा। अब कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं।
जैसे कि लंदन जो है 0 डिग्री देशांतर पे है, जिसमें हम लोग बात कर लिए, और मानते हैं कि यहाँ पे बज रहा है 12 बज रहा है, 12 बज रहा है दिन का। और हम लोग जान रहे हैं ये 0 डिग्री पे है। भारत का जो प्राइम मेरिडियन, उसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यानी कि भारत, जैसे लंदन 0 डिग्री पे है तो भारत भी एक देशांतर पे है, वो है 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? अब ये देखिए 82 डिग्री यहाँ पर है। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू 4 मिनट, तो 82 डिग्री देशांतर इक्वल टू वॉट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 336 मिनट। यानी कि हम लोग जो है लंदन से 336 मिनट आगे हैं। अब 336 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करिएगा तो लगभग 5 घंटे 30 मिनट आप मान के चलिए। 5 घंटा 36 मिनट होगा, लेकिन 5 घंटा 30 मिनट आप मान के चलिए। तो यदि लंदन में 12 बज रहा है तो इसी 12 में यदि हम लोग 5 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो 5:30 भारत में होगा शाम का। ये एक टाइम जोन का कंसेप्ट है। अब यहीं पे अगर भारत लंदन के वेस्ट में होता तो ये जो 5.5 घंटा है घट जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर वेस्ट में लंदन के जाएंगे तो टाइम माइनस होता है। तो ये एक टाइम जोन है। आगे जो हम लोग का क्लास होगा उसमें भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये अक्षांश और देशांतर हम लोग जान गए। एक यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक आ गया कि भाई भारत का जो प्राइम टाइम है 82.5 डिग्री से ही हम लोग क्यों लेते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ से एक लाइन क्रॉस करती जो भारत को बीचों बीच बांटती है। देशांतर जैसे पूरे पृथ्वी को 0 डिग्री बीचों बीच बांट रही है, तो भारत का भी जो प्राइम लॉन्गिट्यूड होगा वो भी भारत को बीचों बीच बांटेगा। तो भारत को बीचों बीच एक देशांतर बांटती है। और हम लोग जानते हैं जैसे कि भारत का ये वेस्ट है और भारत का ये ईस्ट है। यहाँ पे है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। 25 मिनट है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मिनट में ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे 68 डिग्री है लगभग और यहाँ पे 97 डिग्री है लगभग। 97 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है और यहाँ पे भी है 98 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। दोनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं एक देशांतर का अंतर है। तो जब आप 97 और 68 को जोड़ दीजिएगा और उसमें एवरेज निकालिएगा तो 82 आता है। 82 आता है, यानी कि यहाँ भारत को 82 डिग्री देशांतर जो है वो बीचों बीच बांटेगी। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर। कुछ बुक में आपको नैनी भी दिया रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार मिर्ज़ापुर सही है। भारत के बीचों बीच में मिर्ज़ापुर बसा हुआ है और यही जो 82 डिग्री 82.5 जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये इसका मानक देशांतर है, यानी कि स्टैंडर्ड देशांतर है। यहीं से भारत का टाइम जोन हम लोग निर्धारित करते हैं। अब जैसे कि भारत भी एक बड़ा देश है, अगर यहाँ पे वेस्ट है 68 डिग्री पे तो यहाँ पे ईस्ट है 97 पे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है। दोनों के बीच में लगभग
30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर यानी कि टाइम में डिफरेंस हो जाएगा लगभग 2 घंटा का। अगर अभी अरुणाचल, अगर अभी गुजरात में 12 बज रहे हैं तो अरुणाचल में अभी 2 बज रहा होगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि गुजरात जो सबसे वेस्ट में है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, और ये अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ पे भी समय में अंतर हो जाता है। तो यदि भारत के समय को देखिएगा तो 68 डिग्री पे यदि गुजरात है और 97 पे यदि अरुणाचल है, और गुजरात में यदि अगर अभी 12 बजेगा तो 30 डिग्री के देशांतर के अंतर के अनुसार यहाँ पे 2 बज जाएगा। तो ये एक टाइम जोन का यही डिफरेंस है और यही एक देशांतर का इम्पोर्टेंस होता है, जो 2 देशों के बीच, 2 स्टेट के बीच जो टाइम का अंतर है वो बताता है। अब अगले क्लास में हम लोग फिर एक मिलेंगे एक नए टॉपिक से। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं वो तब तक चलेगा जब तक ज्योग्राफी ख़त्म नहीं हो जाता है। ज्योग्राफी को इस तरह से ख़त्म किया जाएगा, इस तरह से उसे कंप्लीट कराया जाएगा कि कम से कम बीपीएससी का जो पीटी और मेंस है, बिहार सचिवालय का पीटी और मेंस है, और साथ में जो भी वनडे एग्ज़ाम है इंक्लूडिंग यूपीएससी पीटी तक को, यूपीएससी मेंस की बात में मैं नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी पीटी तक को ध्यान में रख के इस सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। इसमें 6 से 12 तक के कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कराया जाएगा। साथ में पिछले 25-30 सालों में जो भी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसे सॉल्व कराया जाएगा, मानचित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो ये ऑनलाइन क्लास जो आज से स्टार्ट हुआ है, यही चीज़ आपको सेम फॉर्मेट 16 मई से हम लोग के ब्रांचेस में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।